हमारी कहानी शुरू होती है 1918 से, फिर वक्त आगे बढ़ता है 1933 और फिर 1947 तक। लेकिन ये सिर्फ सालों का सफर नहीं, ये एक कर्स का सफर है। एक ऐसी कहानी जो ग्रीड और फॉरबिडन ट्रेजर के गिर्द घूमती है। स्टोरी के लीड कैरेक्टर यानी सोहम शाह का कैरेक्टर विनायक राव अपने बेटे को एक पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सदियों पहले एक देवी थी, पूर्ति की देवी। इस देवी के पास अनाज और सोना का बेपनाह खजाना था। जब ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ तब पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन उन सब में उसका सबसे फेवरेट था उसका पहला बेटा अस्तार। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अस्तार के अंदर लालच पैदा होने लगी। उसने अपनी ही माँ का शुक्र चुरा लिया और इसमें वो कामयाब भी हो गया। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई, वो अनाज और सोना के खजाने की तरफ बढ़ा। बाकी सब देवी देवताओं ने उसे रोक दिया, उस पर हमला किया, उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे धूल के जर्रात में तोड़ दिया। अब सिर्फ एक आखिरी वार बाकी था जो उसका वजूद हमेशा के लिए मिटा देता। मगर एक माँ ने अपने बेटे को बचा लिया। पूर्ति की देवी ने अस्तार को बचाया, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। आज के बाद कोई भी अस्तार की पूजा नहीं करेगा और किसी भी पुराने ग्रंथ या सीक्रेट टेक्स्ट में उसका नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंसान हमेशा मना की हुई चीज के पीछे भागता है। कुछ सदियों बाद विनायक के पूर्वजों ने अस्तार का मंदिर बना दिया और उसकी वर्शिप शुरू कर दी। ये बात देवी देवताओं को पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा टुम्बड़ पर टूट पड़ा। बारिश, अंधेरा और एक ऐसा माहौल जो कर्ज से भरा हुआ था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सीन शिफ्ट होता है 1978 में। हम देखते हैं एक औरत ज्योति। वो टुम्बड़ की एक पुरानी हवेली में रहती है जिसे लोग सरकार का वाड़ा कहते हैं। इस हवेली में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा है, एक पंडित। और यहाँ गोल्ड कॉइन्स आसानी से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है। ज्योति के 2 बेटे हैं, बड़ा विनायक राव और छोटा सदाशिव राव। दोनों बच्चे रोज अपनी माँ का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी माँ हर दिन हवेली के एक हिस्से में जाती है जहाँ से वो गोल्ड कॉइन्स लेकर आती है। एक दिन माँ लेट हो जाती है। दोनों भाई बैठकर बात करते हैं, दादी को खाना कौन खिलाएगा। यहाँ हम जानते हैं कि जिसे वो दादी कहते हैं वो असल में उनकी दादी नहीं, वो लकड़ नानी है, सरकार की रिश्तेदार। अगर लिनिएज देखें तो लकड़ नानी का मतलब होता है जेनरेशन के ऊपर जेनरेशन के बाद वाली दादी। इस हिसाब से उसकी एज 200 साल से भी ज्यादा है। उसका जिस्म ऑलमोस्ट गल चुका है, स्किन सड़ी हुई, हालात खराब, लेकिन उसमें जान अभी भी है। रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है, क्या आज आपको गोल्ड कॉइन मिला? माँ गुस्से में जवाब देती है, गोल्ड कॉइन फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कमाना पड़ता है। अगला दिन पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ज्योति डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से पुणे शिफ्ट होगी। उस वक्त 1930 का जमाना है। गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार होना एक लग्जरी होती थी। टुम्बड़ एक छोटा सा गांव है, जबकि पुणे एक डेवलप्ड शहर। दोनों भाई इस बात से एक्साइटेड होते हैं कि वो गांव छोड़कर शहर जाएंगे। लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। सदाशिव पेड़ की शाख पर बैठा होता है, शाख टूट जाती है और वो नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है। माँ उसे वैद्य के पास ले जाती है। जाते वक्त वो विनायक से कहती है, अगर बुढ़िया को भूख लगे तो खाना दे देना, और अगर ज्यादा चीखे तो कह देना सुबह हो जाएगी, वरना अस्तार आ जाएगा। माँ के जाते ही वही होता है। थोड़ी देर बाद लकड़ नानी चीखने लगती है, भूख लगी है, खाना दो। विनायक किचन में जाता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता। गरम दाल उसके हाथ पर गिर जाती है। तब उसे लकड़ नानी की आवाज फिर सुनाई देती है, अगर भूख लगे तो क्या मुझे खा लेगा। यहाँ से विनायक के अंदर की क्यूरियोसिटी और लालच जाग उठती है। वो आवाज का पीछा करता हुआ लकड़ नानी के कमरे तक पहुँचता है। और यहीं से शुरू होता है वो राज जो टुम्बड़ को सिर्फ एक गाँव नहीं बल्कि एक श्रापित जगह बना देता है। लकड़ नानी धीरे से विनायक को बताती है, सरकार के वादे में खजाना छुपा है। विनायक और पूछने ही वाला होता है, लेकिन अचानक लकड़ नानी उस पर हावी हो जाती है। वो उसे जोर से पकड़ लेती है, उस पर हमला करने लगती है और चीख कर कहती है, आज मैं तेरा गोश्त खाऊंगी, आज तेरा मांस खाऊंगी। विनायक घबरा जाता है। उसे माँ की बात याद आती है, अगर ज्यादा चीखे तो कह देना, वरना अस्तार आ जाएगा। लेकिन उसे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे। वो कंफ्यूज हो जाता है। तब लकड़ नानी और भी ज्यादा खौफनाक आवाज में कहती है, क्या हुआ, नाम भूल गया, भूल गया। वो उसे घसीटकर अपने कमरे की तरफ ले जाती है, जैसे उसकी गर्दन काट देगी। आखिरी मोमेंट पर विनायक जोर से चिल्लाता है, चुप हो जा, वरना अस्तार आ जाएगा। जैसे ही वो नाम लेता है, लकड़ नानी तुरंत शांत हो जाती है। वो सो जाती है, बिल्कुल चुप। इसी वक्त माँ भी वापस आ चुकी होती है। विनायक घबरा कर पूछता है, सदाशिव कैसा है, जिंदा है ना? माँ का जवाब ठंडा और सीधा होता है,
वो मर गया। ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। माँ डिसाइड करती है अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये गांव छोड़ देंगे। सुबह होते ही दोनों एक छोटी सी कश्ती में बैठकर सतारा की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में विनायक के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, खजाना। वो माँ से कहता है, सरकार का वादा हमारा होना चाहिए था, इतने साल हमने उनकी सेवा की, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। अगर पूरा वादा नहीं तो कम से कम खर्चा ही दे देते। अपना एक बेटा खो चुकी माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, लालच चाहिए तुझे, सोने की मुद्रा चाहिए, ये ले। वो उसे गोल्ड कॉइन देती है और कहती है चुप हो जा। लेकिन विनायक फिर भी नहीं रुकता। वो इंसिस्ट करता है कि खजाना कहाँ है ये बताया जाए। माँ समझ चुकी होती है लालच सबसे बड़ी बला है, इसलिए वो अपने बेटे को अपनी कसम देती है, आज के बाद तुम तुम्बट कभी वापस नहीं आओगे, तुझे मेरी कसम। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। 15 साल बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है। 1958 विनायक राव वापस तुम्बट आता है। उसके दिल में वो पुराना लालच अब भी जिंदा है, खजाना जो कभी उसे मिला नहीं। सबसे पहले वो अपने पुराने घर पहुंचता है। घर वीरान है, दीवार टूट चुकी है, आंगन में एक बड़ा पेड़ उग चुका है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, लकड़ नानी अब भी जिंदा है। 15 साल बीत गए, न खाना न पानी, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा है। विनायक उससे पूछता है, खजाना कहाँ है? लकड़ नानी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, लालची कभी नहीं मानेगा। विनायक डील प्रपोज करता है, अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा, क्यों ना हम दोनों बांट लें। लकड़ नानी थक चुकी होती है। वो कहती है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, अगर कुछ हिला नहीं सकता तो मुझे मार दे। विनायक कहता है, डील, आप मुझे खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताओ, मैं आपको मुक्ति दूंगा। लकड़ नानी बताती है कि जवानी में वो सबसे तेज कुआं में उतरती थी। विनायक समझ जाता है खजाना किसी कुआं में छुपा है। 3 महीने की मेहनत के बाद उसे वो कुआं मिल जाता है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि नीचे कैसे उतरना है, लेकिन अंदर से सोना कैसे निकलेगा ये अभी भी मिस्ट्री है। वो वापस लकड़ नानी के पास आता है। इस बार वो उसे पूरा तरीका बताती है और फिर विनायक अपना वादा पूरा करता है, उसे जलाकर मुक्ति दे देता है। गोल्ड कॉइन्स लेकर जब वो अपने शहर वापस आता है तो देखता है उसकी बीवी ने छोटा सा आटा चक्की का काम शुरू किया हुआ है। वो अनाज पीसकर गुजारा कर रही होती है। विनायक गुस्से में होता है, लेकिन फिर कहता है, अब मैं तुझे रानी बना दूंगा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अगला दिन वो अपने पुराने मुनिम राघव के पास जाता है। कभी उस पर 38 रुपए का कर्ज था। विनायक एक गोल्ड कॉइन निकालता है और पूछता है, इसकी क्या कीमत होगी? राघव हैरान हो जाता है। वो कहता है, लगभग 100 रुपए। कर्ज चुका दिया जाता है, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। विनायक कैजुअली कहता है, मेरे पास ऐसे 3 और भी हैं, खरीदोगे? धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी 8-10 कॉइन्स, कभी सिर्फ 2। हर बार राघव पूछता है, कहाँ से लाते हो ये सब? विनायक मुस्कुराकर कहता है, पुश्तैनी गहने हैं, चोरी के नहीं। धीरे धीरे विनायक का घर बड़ा होता जाता है, पैसा बढ़ता है और साथ ही उसकी लालच भी। एक दिन राघव बाजार में होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस ऑफिसर से, सार्जेंट कूपर। राघव ने पहले उसे पर्सनल मैनेजमेंट के काम के लिए रिक्वेस्ट की थी। कूपर का ट्रांसफर होने वाला होता है, सिर्फ 1 महीना बचा है और इसी पॉइंट पर कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। राघव एक दिन विनायक से कहता है, क्यों ना मुझे अपना पार्टनर बना लो, रिस्क डिवाइड हो जाएगा और मैं तुम्हारे पैसों का हिसाब भी संभाल लूंगा। इतना सोना स्टोर करना आसान नहीं होता। लेकिन विनायक सीधा मना कर देता है, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ, आप अपना देखिए। दिन बीतते जाते हैं और अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं सार्जेंट कूपर के ट्रांसफर में। राघव के दिमाग में एक डेंजरस प्लान आता है। वो सोचता है, क्यों ना विनायक को सतारा में ही रोक दूं और मैं खुद तुम्बट जाकर खजाना निकाल लूं। प्लान सिंपल था। वो एक लड़की को 50 रुपए देकर विनायक के पास भेजता है ताकि वो उसे 2 दिन तक बिजी रखे और इन 2 दिनों में राघव खुद तुम्बट जाकर खजाना हासिल करे। लेकिन लालच सिर्फ मर्दों में नहीं होता। रात को वो लड़की 100 रुपए के लालच में आकर विनायक को सब सच बता देती है, मुझे राघव ने भेजा है 2 दिन तक तुम्हें यहाँ रोकने के लिए, तब तक वो तुम्बट जाकर खजाना निकालेगा। कट टू तुम्बट। राघव वहाँ पहुँच चुका होता है, लेकिन उसे नहीं पता विनायक भी वहाँ है, छुपकर उसकी हर हरकत देख रहा होता है। विनायक जानबूझकर उसे सब प्रोसेस देखने देता है। राघव देखता है विनायक अपने छोटे बेटे को साथ लेकर कुआं में उतरता है और वापस आते वक्त गोल्ड कॉइन्स लेकर निकलता है। अब राघव को कंफर्म हो जाता है खजाना इसी कुआं के अंदर है। विनायक के जाते ही राघव भी उस कुआं में उतर जाता है। अंदर एक लंबा अंधेरा टनल है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है। आगे उसे एक बड़ा सा लोहे का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस पर पूर्ति की देवी का सिंबल बना होता है। नीचे एक गहरा खड्डा जहां से अजीब सी सांस लेने की आवाज आ रही होती है। दीवारें लाल रंग की, जैसे किसी जिंदा जिस्म के अंदर हो। ये है पूर्ति की देवी की कोख। हवा में अनाज की बू है।
ट्रांसपेरेंट सा लार्वा टाइप के जीव उस जगह पर हैं जो राघव के जिस्म से चिपक जाते हैं। तब उसकी नज़र एक छोटे से मटके पर पड़ती है। वो उसे खोलता है। अंदर एक आटे की गुड़िया होती है। जैसे ही अनाज की खुशबू फैलती है, अस्तर जाग उठता है और अगले ही पल राघव को भी अनाज के साथ चीर फाड़ कर खा लिया जाता है। कुछ देर बाद विनायक वहां पहुंचता है। राघव का हाल देखकर उसे तुरंत अपनी दादी याद आ जाती है। वही सड़ी हुई बॉडी, वही जिंदा लाश जैसी हालत। राघव ने कभी उसकी मदद की थी, इसलिए विनायक उसे ऐसे दर्द में नहीं छोड़ता। वो उसे जलाकर मुक्ति दे देता है। और यही वो लाइन समझ आती है जो शुरू में कही गई थी, अस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। वरदान क्यों? समझिए, इंसान कभी अमर नहीं हो सकता, लेकिन अस्तर का श्राप ये था, जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा या उसके दांतों से बच भी गया, वो मर नहीं पाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम, उसका जिस्म धीरे धीरे गलता रहेगा, सड़ी हुई लाश की तरह जिंदा रहना पड़ेगा। हाँ, उसे पता होगा कि गोल्ड कॉइन्स कैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसी कश्मकश भरी जिंदगी कौन चाहेगा। वक्त आगे बढ़ता है। अब कहानी अपने 3rd चैप्टर में एंटर करती है। साल है 1947। विनायक के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा पांडुरंग। पांडुरंग एक पैर से थोड़ा अपाहिज है, सीधा चल नहीं पाता, लेकिन विनायक उसे ट्रेनिंग देता है। वो घर में एक छोटा सा प्रैक्टिस स्टेशन बनाता है, जहां पांडुरंग रोज रोप से लटक कर नीचे उतरने की प्रैक्टिस करता है। कितने सेकंड्स में नीचे पहुंचना है, कितने में ऊपर आना है, सब कैलकुलेट करता है। इस दौरान देश में आज़ादी की लहर चल रही है। गवर्नमेंट तुम्बट के एरिया को सील करने का प्लान बना रही है। जैसे ही विनायक को पता चलता है कि जमीन गवर्नमेंट के अंडर जा सकती है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है, बार बार रोप से उतरना उसके जिस्म को तोड़ रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है अब पांडुरंग को साथ ले जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। दोनों कार में बैठकर तुम्बट पहुंचते हैं। वहां विनायक अपनी बेटी को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। वो कहता है, इसमें छोटे पत्थर भी डाल दिया करो, अस्तर पत्थर भी निगल लेता है, इससे हमें ज्यादा टाइम मिलता है। लेकिन पांडुरंग एक गलती कर देता है। वो छोटी सी आटे की गुड़िया छुपकर साथ ले आता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, अस्तर उनके पीछे पड़ जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। विनायक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान पांडुरंग चुपके से पोटली खोलकर कुछ अशराफियां अपने पास रख लेता है। ऊपर आने के बाद विनायक उसे जोर से डांटता है, पागल हो गया है क्या? मर सकते थे, मैंने मना किया था आटा ले जाने से। पांडुरंग सिर झुकाकर कहता है, सॉरी पापा, दोबारा नहीं होगा। घर पहुंचकर जब पांडुरंग अपनी पहली अशराफी अपनी माँ को दिखाता है, माँ पूछती है, तुमने वहाँ क्या देखा, ये कैसे मिली? पांडुरंग हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सब देख लेंगे, आप बस संभाल कर रखिए। इसका मतलब एक ही था। अब सिर्फ विनायक ही नहीं, उसका बेटा भी लालच के रास्ते पर चल पड़ा था। और यहीं से कहानी और भी डार्क होने वाली है। अब तक ये राज सिर्फ विनायक राव जानता था कि वो कैसे उस कुआं के नीचे जाकर सोने की मुद्रा निकालता है। लेकिन लालच और हवस इस खानदान की रगों में दौड़ रही थी। पांडुरंग भी धीरे धीरे अपने बाप जैसा बन रहा था। एक दिन वो उसी प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाता है जहां विनायक जाया करता था। वो कहता है, जैसे मेरे पापा तुम्हारे पास आते हैं, मैं भी बड़ा होकर यहीं आऊंगा। और अपनी पहली कमाई, अपनी पहली सोने की मुद्रा उसे दे देता है। रात को जब विनायक वहां पहुंचता है, वो औरत मुस्कुराकर सोने की मुद्रा दिखाती है, ये मुझे पांडुरंग ने दी है। ये सुनते ही विनायक का खून खौलता है। वो सीधा घर जाता है, पांडुरंग को पकड़कर जोर जोर से पिटाई करता है। लड़की चाहिए, बड़ा बनेगा, मेरा कॉपी करेगा, मैं वैसे ही तुम्बड़ मुश्किल से जा पाता हूँ और तू लालच में पागल हो रहा है। लेकिन मार खाते वक्त भी पांडुरंग के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, ज्यादा पैसा। वो कहता है, पापा हम एक एक गुड़िया देते हैं, अगर एक साथ बहुत सारी गुड़िया दे दे तो अस्तार खाने में बिजी हो जाएगा और हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा सोने की मुद्रा लेने के लिए। विनायक रुक जाता है, सोचता है और उसे लगता है ये प्लान काम कर सकता है। अगले ही दिन वो अपनी बीवी से बहुत सारा आटा पैक करवाता है, पांडुरंग को साथ लेता है और तुम्बड़ पहुंच जाता है। कुआं में उतरने से पहले वो नीचे एक बड़ा सा सर्कल बना देता है, पूरा अनाज का घेरा। अब दोनों नीचे पहुंचते हैं। जैसे ही विनायक एक की जगह 2 आटे की गुड़िया निकालता है, अस्तार भी एक की जगह 2 हो जाते हैं। पांडुरंग जब और गुड़िया बाहर निकालता है, उतने ही ज्यादा अस्तार पैदा हो जाते हैं। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन अनाज के घेरे की वजह से अस्तार उन तक नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, जब अस्तार ने अपनी माँ पूर्ति की देवी का सोना चुराया था और बाकी देवताओं ने उसे सजा दी थी, तब उसकी माँ ने एक शर्त रखी थी, अस्तार कभी भी अनाज को हाथ नहीं लगा पाएगा।
इसीलिए वो अनाज के घेरे को पार नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान खुद अनाज लेकर आए तो 10 जन्मों का भूखा अस्थार उसे कैसे इग्नोर करेगा। रात गहरी हो चुकी है। विनायक और पंडुरंग अब भी घेरे के अंदर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे गुड़िया खत्म हो अस्थार कम हो जाए। आखिर में सिर्फ एक बड़ी गुड़िया बचती है। इसका मतलब अब भी एक अस्थार जिंदा है। विनायक समझ जाता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सैक्रिफाइस। वो उस बड़ी गुड़िया को तोड़कर छोटी छोटी गोलियां बनाता है और उन्हें अपने पूरे जिस्म पर मल लेता है। पंडुरंग रोता है, पापा ये क्या कर रहे हो? लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक घेरे के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है सारे अस्थार उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो अनाज के घेरे को टच करते हैं वो जलने लगते हैं, भड़क कर खत्म होने लगते हैं। एक एक करके सारे अस्थार मर जाते हैं। पंडुरंग अपनी जान बचाकर उस लाल कोख से बाहर निकल आता है। लेकिन जब वो बाहर देखता है उसका दिल टूट जाता है। विनायक का भी वही हाल हो चुका है जो लकड़ नानी और राघव का हुआ था। सड़ा हुआ जिस्म, जिंदा लाश। विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्रा की पोटली देता है। ले, तुझे यही चाहिए था ना, इसी के लिए आया था ना। पंडुरंग के दिमाग में उसके बाप की बात गूंजती है, अस्थार का श्राप वरदान है। हाँ, अमर हो जाओगे, लेकिन कैसी जिंदगी जब जिस्म ही गल जाए। उस पल पंडुरंग लालच छोड़ देता है। वो अपने बाप को आग लगा देता है, उसे मुक्ति देता है। और इसी के साथ ये मास्टरपीस कहानी यहीं खत्म होती है। मॉरल सिंपल है, लालच सबसे बड़ी बला है। अगर आपको ये पावरफुल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।